हेलो गाइस, वेलकम टू के एन पी एनालिसिस। तो डेली करंट अफेयर्स जैसा कि हम डेली सीरीज में करते हैं, आज भी ऐसे ही करने वाले हैं। और 7 फरवरी 2024 की करंट अफेयर करेंगे। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, 10 की करंट अफेयर जैसे आज 8 फरवरी है तो अभी अपडेट होगी वो लगभग 3-4 बजे। तो बाद में उसकी वीडियो बनाना मुश्किल है और न्यूज़ एनालिसिस भी सही से नहीं हो पाती है, बहुत सारी न्यूज़ बाद में भी ऐड होती रहती हैं। तो इसीलिए हम एक दिन पीछे की करंट अफेयर्स करते हैं। लेकिन आपको पता है, करंट अफेयर्स किसी भी दिन की हो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यूपीएससी में जैसे मान लो दृष्टि ने आज दी, विजन ने कल दी, बाजीराम उस करंट अफेयर को परसों देगा। तो ये डेली डेली इसका कोई ना कोई एक अपने आप में यूज होता ही होता है इस करंट अफेयर्स का। बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से इस करंट अफेयर को करते हैं। 14 फरवरी नज़दीक आने वाली है तो वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करें करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स क्लास की। रिवीजन और याद हम इस करंट अफेयर को अवश्य करेंगे। क्या हिंदी है मेरी, वाह, अवश्य करेंगे। चलो कोई नहीं, करते हैं शुरुआत। तो 7 फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स देखते हैं। पहली करंट अफेयर क्या है? पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024। तो भाई ये करंट अफेयर्स उनके लिए जो अभी तक एसएससी में किसी भी बड़े एग्जाम में, नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है, उनमें नकल करके पास हो जाते थे, किसी को भेज देते थे, अरे जा मेरी जगह तू पेपर दे या किसी भी तरह का अनफेयर मींस यूज करते थे उन, उस वजह से ये करंट अफेयर्स आई है। ओएमआर सीट खाली छोड़ जाते थे, फिर ना कोई बाद में वो टीचर भर देते थे जो चेक करते थे ना। ऐसा तुम्हारे पड़ोसियों ने किया है जिन्होंने 4 लाख रुपए दे के नौकरी लगवाई है। अगर ऐसा कोई सीन है तो समझ लो अब वो जाएगा जेल, अब वो भरेगा पैसे, ठीक है। तो इसी वजह से ये रूल आया है, बिल आया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं प्रीलिम्स के पर्पज से, एक्ट बन जाएगा, ज्यादा से पढ़ लेंगे, बस अब इस पे एक नजर मार लेते हैं, ठीक है। और मेंस में ये है कि भाई गवर्नमेंट पॉलिसीज या एक फेयर गवर्नेंस, इस टाइप के जो काम है, इस टाइप के जो डेवलपमेंट है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए भी नहीं है, मेंस के लिए भी नहीं है। एक नजर मारते हुए इस न्यूज पे चलते हैं। तो पहली न्यूज क्या है? तो पहली न्यूज है कि द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024। क्या हो गया ये? नो हनी, हनी ऐसे नहीं करते बेटा ये। चलो, हाँ, गजब नाम है ना हनी। चलो, मैं किसी को नहीं, तुमको बोल रहा हूँ। तो बिल 2024 से एक इंट्रोड्यूस्ड हुआ है लोकसभा में, एमिंग टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स को प्रिवेंट करेगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। आएगी, देखो कितने अच्छे अच्छे टर्म है, फेयरनेस, क्रेडिबिलिटी, है ना, ये टर्म अपने मेंस एग्जाम में लिखो। नंबर पाओ, ठीक है, नंबर पाओ स्कीम है ये। तो बिल वंस इट बिकम लॉ, बिल सर्व द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बीइंग ए मॉडल ड्राफ्ट फॉर स्टेट टू अडॉप्ट एट देयर डिस्क्रिप्शन। यानी कि ये स्टेट उसे अपनी डिस्क्रिप्शन पे अडॉप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया तो स्टेट के ऊपर इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। ये चीज अपने को याद रखनी है। क्यों लॉ लाया गया? बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, अब ये बताने की जरूरत है नहीं, चाहे मुझे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो। मेल प्रैक्टिसेस होती है, कोई किसी का पेपर दे देता है, डिलेज हो जाते हैं एग्जामिनेशन में, कैंसिल हो रहे हैं एग्जाम, ये सारी चीजें हमने देखी होंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। ट्रांसपेरेंसी नहीं होती एग्जाम में, क्रेडिबिलिटी सिस्टम जो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई एग्जाम कैसे कभी भी बाद में कॉपी भरी जा रही है, ठीक है। तो यानी कि ये इस वजह से दिक्कत हो रही है। 15 स्टेट, यार पेपर में आपसे ऐसा तो पूछने वाला है नहीं भाई कि किस किस स्टेट में पेपर लीक हुआ, बताइए जरा, ठीक है, ऐसे तो पूछने वाला है नहीं, ठीक है। बस ये दे दिए हैं इसने कि भाई यहाँ पे इतनी इतनी घटनाएं हुई, ये इतने इतने कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ, इतने जॉब रिक्रूटमेंट में दिक्कत हुई। अब ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम लीक हुआ, 3300 पोस्ट पे था और 19 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया, ये तो यूपी है भाई, है ना। तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। की प्रोविजंस क्या है? सबसे पहले पब्लिक एग्जामिनेशन को डिफाइन करता है कि पब्लिक एग्जाम है कौन सा। पब्लिक एग्जाम जो पब्लिक अथॉरिटी कराए, पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी कराए, पब्लिक एग्जाम है, तो ये शेड्यूल में दे देंगे, ठीक है। पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी कौन सी होगी, आप ये भी पूछ सकते हो। तो इन्होंने 5 पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी का नाम लिया है, जिसमें यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी यानी कि रेलवे, इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो जेई, नीट, यूजीसी नेट, सीयूईटी, इन सब का टेस्ट कराती है। तो इन सब में ये दिक्कत आएगी, इन सबको दिक्कत आएगी अगर ये चीटिंग कराने की कोशिश करेंगे, तो ये पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। बिल यानी कि आपके अब जो बिल पावर है भाई, वो भी दिखाओ आप कि हाँ हम एग्जाम तो कराना चाहते हैं सर, बस बच्चे नहीं होने दे रहे,
ठीक है। तो ऐसी बिल पावर भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, या बाकी जो स्टेट वगैरह मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट इनसे रिलेटेड है वो भी इसमें लॉ के अंतर्गत ऐड हो जाएंगे, ठीक है। पनिशमेंट, पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि कौटिल्य ने भी बोला है साम दाम दंड भेद, तो पनिशमेंट तो मिलेगी। लेकिन याद रखना कैसी पनिशमेंट मिलेगी, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा ये, यानी कि आपको बेल नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, अगर आपने पकड़े गए तो फिर पकड़े गए। पुलिस की ड्यूटी है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी केस में विदाउट सीकिंग द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। ऐसा नहीं है पहले जज साहब बोले परमिशन लेके आओ भाई, हमसे परमिशन ले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन सा होता है ये भी देख लो, in which the case cannot be withdrawn by the complainant even when the complainant and accused have reached a compromise and trial must necessarily follow। मैं बहुत सरल भाषा में समझा देता हूँ। हुआ क्या, एग्जामिनेशन अथॉरिटी थी, ठीक है, उसके मान लो कोई भी उसका एक लीडर था, कोई भी इसका एक ऑफिसर था। ऑफिसर ने बोला सर ये जो ए बंदा है इसने पेपर लीक किया है। जज साहब ने बोला अच्छा पेपर लीक किया है, हाँ, बोले इसे सजा दे दो। जज साहब बोले ठीक है, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफिसर ने बोला सर ए ने पेपर लीक किया है, तो जज साहब बोले ए को सजा दो। उन्होंने मान लो सजा दे दी कि तुम्हें 10 लाख जमा करना है, तुम्हें 10 लाख जो है वो पनिशमेंट के रूप में जमा करना है। एग्जामिनर ऑफिस से ए ने बोला कि एक काम कर यार, तू 5 लाख लेके मेरा केस ही वापस ले ले, 5 लाख लेके मेरा केस वापस ले ले। एग्जामिनर ने सोचा मस्त डील आ दी है, कर लो। उसने बोली सर इसने चीटिंग नहीं की थी, मैंने गलत कंप्लेंट दे दी, या इसने चीटिंग नहीं की थी, ठीक है, अब नहीं करेगा ये भविष्य में, ऐसा कुछ है, या मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहता हूँ। तो जज साहब बोलेंगे बेवकूफ समझाया क्या, कोई कंप्लेंट वापस नहीं होगी, अब तो इसे 10 लाख देने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो कंप्लेंट वापस ना कर सके उसे बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। जो कंप्लेंट वापस ना कर सके उसे बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। समझ आ गया होगा। इसका मतलब क्या है कि अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट ए वारंट एंड बेल विल नॉट बी ए मैटर ऑफ राइट, नॉन बेलेबल भी ये होगा। ये चीज मैंने आपको बता दी। पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है नहीं, बिल है, जिस दिन लॉ बन जाए उस दिन देख लेना। वैसे भी 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख तक का पनिशमेंट भारतीय न्याय संहिता में भी ये ऐड होगा, ठीक है। अनफेयर मीन्स भी इसमें डिफाइन किए गए हैं, तो ये याद रखना कि अनफेयर मीन्स भी इसमें डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जितनी इंपॉर्टेंट थी वो हम कर चुके हैं। अगर कोई जैसे मान लो प्रपोज लो इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, तो कम से कम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तो करेगा ही, वरना उससे ऊपर लेवल का करेगा। मॉडल ड्राफ्ट स्टेट अपने डिस्क्रिप्शन पे बना सकते हैं। हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी, वरना तुम तो जूते में घड़ी रख के ले जाओगे, ठीक है, तो उसके लिए भी एक टीम बनाई जाएगी जिस वजह से कोई दिक्कत ना हो। बिल में क्या दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मान लो स्टेट उसे लागू ही ना करे या ऐसे लागू कर दे कि अपने मंत्रियों का फायदा हो, दिक्कत हो सकती है। एक्सप्लॉइटेबल लूप होल्स इन सेक्शंस, लूप होल्स तो हर एक सेक्शन में होते ही होते हैं। अपने भारत में कानून बनते कानून तोड़ने के लिए, ऐसा बोला जाता है, मैं नहीं बोलता, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन नेशनल टेक्निकल कमेटी, टेक्निकल कमेटी में कौन होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है उसे मोदी जी खुद बोले मैं हेड हूं टेक्निकल कमेटी का, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। पोटेंशियल लीगल चैलेंज है भाई, फिर केस की संख्या और बढ़ जाएगी, पहले से इतने सारे केस है और केस आ गए, दिक्कत है। लेकिन फिर भी है कि अकाउंटेबिलिटी हमें लानी है, इसलिए जो लॉ था वो इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रीथिंकिंग इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। आपको पता है एनईपी 2020 में आई थी, वहां पे एक बहुत जो 12th तक का सिस्टम है वो इस फॉर्म में लाया गया 5+3+3+4। इस चीज को ध्यान रखना, पेपर में ये चीजें पूछ लेता है, ठीक है। एनईपी से रिलेटेड, एनईपी में बाकी क्या क्या लाया गया था आपको पता है, वॉलंटरी एजुकेशन लैंग्वेज लाया गया था, फिर उसमें वोकेशनल कोर्स लाया गया था, रीजनल लैंग्वेज लाया गया था, मदर लैंग्वेज लाया गया था। ये एनईपी के कुछ क्राइटेरियाज थे जो हमने वहां पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखे थे। लेकिन आज देख लेते हैं एग्जामिनेशन रिलेटेड। आप ना पहले अगर आपको ध्यान हो तो आप एक एग्जाम देते थे, हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम, ठीक है। अब बीच में क्या चल गया, एफए, एसए, यानी कि एग्जामिनेशन सिस्टम बच्चों पे बर्डन मत डालो, बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करो, इस पॉइंट पे फोकस करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इस पॉइंट पे और क्या क्या हम नए कदम उठा सकते हैं। उस नए कदम की इसमें बात करी गई है, नए स्टेप्स की बात करी गई है। तो एग्जामिनेशन सीजन तो आ रहा है, मोदी जी ने भी छात्रों से परीक्षा पे चर्चा की है, तो वो भी चीज अपने को याद रखनी है। तो स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन वाज डिजाइन्ड इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में डिसाइड हुआ था कि हु कैन बी सिलेक्टेड फॉर फर्दर एजुकेशन एल्सो फॉर लोअर जॉब इन ऑफिस। तो उस टाइम पे ये दिक्कत आती थी कि भाई कौन पढ़ेगा कौन रहेगा, तो ये चीज अपने को याद रखनी है। जैसे कि ग्रेड 10 एग्जाम में क्या होता था, बहुत सारे बच्चे जो फेल हो जाते थे,
है ना। और फिर उसके बाद वो आगे ही नहीं जा पाते थे। अब जो फेल हो गए वो क्या बनेंगे, चपरासी उपरासी जो आगे चले गए वो क्या बनेंगे, हायर पोजीशन पे। फिर जो हायर सेकेंडरी में फेल हो गए वो थोड़ी सी सिपाही विपाही, मतलब कुछ ऐसा ऐसा बन जाएंगे, सिपाही नहीं कुछ अच्छे बन जाएंगे। और उससे भी फिर बाद में जो चले गए वो फिर तुम जैसे आईएएस ऑफिसर बनेंगे। ठीक है। इल्यूजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये बोलता है कि भाई तुम तो इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसे 3 घंटे का टेस्ट ले रहे हो, ठीक है तुमने 3 घंटे का टेस्ट तो ले लिया, लेकिन बच्चे के पीछे की पारिवारिक कंडीशन क्या है, उसकी आर्थिक कंडीशन क्या है, उसकी सोशल कंडीशन क्या है, कहीं ना कहीं ये तो एक चैलेंज बना हुआ है ना। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ पे दी, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी लग रही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिली है, लेकिन असलियत में इक्वल अपॉर्चुनिटी है नहीं, ऐसा एक्ट में माना जाता है। प्रायोरिटाइज कंपटीशन ओवर कॉम्प्रिहेंशन, माना जाता है कि आप कंपटीशन को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन बच्चे के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे, ये चीजें यहाँ पे मानी जाती हैं। इंटेंसिटी कॉम्पिटिटिव एंड स्ट्रेसफुल, हर एक बच्चे के आपस में होड़ लगी हुई है, तेरे ज्यादा मम्मी पापा उस बच्चे को देखा, 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अपने वजन से ज्यादा बैग लटका के ज्यादा होता है, ठीक है, उसकी लंबाई से ज्यादा उसके बैग की लंबाई होती है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि भाई कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल मार्केट तो हो रहा है। और बोर्ड के पास भी एडुकेट स्टाफ नहीं है, एक स्टाफ नहीं है, ठीक है, वो भी ऐसे मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे स्कूलों की सही से। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड जैसे उनमें भी ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिकल सेटअप ये सारी चीजें चल रही हैं, तो ये चीज अपने को दिक्कत है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं प्री के लिए, तुम्हें पता है मुझे भी पता है। रिफॉर्म क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल डायनामिक्स कर सकते हैं, डिस्फंक्शन देख सकते हैं कि भाई अगर जैसे कोई दिक्कत आ रही है ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी में दिक्कत है, देखो कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम रिफॉर्म कर सकते हैं, एफए जैसे बताया था, वॉलंटियर वोकेशनल जो एजुकेशन है वो, फ्लेक्सिबल असेसमेंट मेथड एफए मेथड जो और फ्लेक्सिबल कर लो, प्रोजेक्ट दे दो बच्चे को, बोलो 10 दिन में जा छुट्टी लेकर जा, ढूंढ के ला पत्तियों को, ठीक है, हर्बेरियम फाइल बना, वो चीज कर लो। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एजुकेटर, हाँ भाई टीचरों को पढ़ा लो यार, ये बहुत जरूरी है, टीचरों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को नहीं मारना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखो, पिट पिट के बड़े ना हो बच्चे। हॉलिस्टिक इवोल्यूशन क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सारी चीजें। रोल ऑफ एनईपी, रोल ऑफ, हाँ ये देख लो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बनाया जाता है, ये एनईपी 2020 में भी है। ये आपको बताता है कि जैसे एक स्कूल में इतनी देर बच्चा पढ़ेगा, मतलब जैसे 30 बच्चों पे एक टीचर होगा, ठीक है, 25 बच्चों पे एक टीचर होगा, कम से कम स्कूल एक हफ्ते में 48 घंटे खुलेगा, 30 घंटे खुलेगा, इस टाइप का जो फ्रेमवर्क आता है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन में आता है। ये चीज अपने को याद रखना है, ठीक है, समझेगा या नहीं समझे। अपने को पता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये ध्यान रखना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। ये देख लो, बियरिंग एजुकेशन, एजुकेशन डीपीएसपी में सबने पढ़ा हुआ है, आर्टिकल नंबर 45 A45 से रिलेटेड। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में भी तुमने एजुकेशन पढ़ी हुई है, ठीक है। अब अगर आप एलिमिनेट भी ना कर पाओ, ऐसे सोच लो यार 1-5 में तो मैंने एजुकेशन पढ़ी हुई है, 1-5 किस में है, 1-5 या तो सी में या डी में। अब देख लो इसने दूसरे में भी पढ़ी हुई है, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में क्या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, होगा। जब 6th शेड्यूल में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के लिए अलग से रूल बना रहे हो, तो उसके लिए फिर एजुकेशन के रूल भी तो बनाओगे अपने लिए कि एजुकेशन कैसी हो। 5th शेड्यूल में भी तो ये होगा, अगर होगा तो उनके लिए अलग से एजुकेशनल सिस्टम की बात आएगी कि नहीं आएगी। इसीलिए इसमें क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, समझ जाओ। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम, अच्छा मुझे लगा मेरा गांव मेरी धन्नो प्रोग्राम, ठीक है, तो धन्नो नहीं है भैया, मेरी धरोहर प्रोग्राम है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। देख लेते हैं क्या है। तो इसने बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू मैप एंड डॉक्यूमेंट ऑल विलेज अंडर मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम, सारे गांव का मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम के तहत उनका मैप बनाया जाएगा, डॉक्यूमेंट फॉर्म में अपलोड होगा या डॉक्यूमेंटेड बनाए जाएंगे कि भाई ये मेरा गांव, मेरे गांव का नक्शा ये रहा, मेरे गांव में इसकी जमीन ये रही, ये चीज आप देख सकते हो आराम से, समझे कि नहीं समझे। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक स्कीम ला दिया, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर कंसिस्टिंग ऑफ 8 कंपोनेंट थ्रू कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेगी, कोई ज्यादा बड़ी न्यूज है नहीं, बात कर लेते हैं न्यूज पे। अभी तक भूले तो नहीं हो, 5+3+3+4 किससे रिलेटेड है बताओ, किससे रिलेटेड है बताओ। अरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से होते हैं बताओ, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, जिसमें अगर कोई कंप्लेंट वापस भी लेना चाहे तो नहीं ले सकता। नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं बताओ, नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, ठीक है बताओ, जिसमें बेल आपको ना मिले। और ये बताओ कि
यूसीसी कौन से आर्टिकल में है? यूसीसी आर्टिकल 44। कल का रिवीजन भी कर लो कुछ, ठीक है, आज का ही करोगे सब। अच्छा ये बताओ चलो, लॉन्ग सोला फॉरेस्ट कौन से में है? लॉन्ग सोला फॉरेस्ट, लॉन्ग सोला फॉरेस्ट ये कहाँ पे है बताओ? ये अभी रिसेंटली क्या बनी है? वो भी बनी है रिसेंटली रामसर साइड, तो ये है तमिलनाडु में, ये है तमिलनाडु में। ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है गाइस? ओके गाइस, समझ रहे हो गाइस? नहीं समझ रहे? अच्छा मेरा चार्जर लगा हुआ है मोबाइल का, मेरा नहीं। तो मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम क्या है? तो ये कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के तहत एक प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। तो ये इंडियन विलेज, उसकी एस्पेक्ट, लाइफ हिस्ट्री, इथोस, एक्सेसिबल टू बोथ रियल वर्चुअल एंड रियल टाइम विजिटर, बताएगा कि इस गांव की हिस्ट्री कैसी है, इस गांव में भाई जो हाथों से लड़ते थे वो कैसे लड़ते थे, ठीक है? हाथ से वो जो आपको गांव में कहानी सुनाने वाले मिलते हैं ना, कि मैं ना बस एक बार खेत में मुझे 4 गाय मिल गई, 4 सांड मिल गए, मैं अकेले से लड़ा। हमने पूछा तुम भी सांड थे? बोले नहीं नहीं, हम तो कुछ और थे। चलो ये सारी चीजें अपने ने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, ठीक है? तो उनकी हिस्ट्री विस्ट्री जो भी है वो बताएगा इस प्रोग्राम के तहत। मेरा गांव मेरी धरोहर, आर्ट एंड क्राफ्ट, सब चीज बताएगा, सब चीज जितना तुम सोच सकते हो, ठीक है? इससे रिलेटेड है ये। और मेरा गांव मेरी धरोहर जो कंपोनेंट नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग से रिलेटेड है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव से रिलेटेड है। तो 6.5 लाख गांव की ये कल्चरल जो एक मैपिंग है वो आएगी, ये चीज अपने को याद रखनी है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम का मतलब है कि आपके गांव की हिस्ट्री, कल्चर, जो भी है, सोसाइटी वोसाइटी, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको वर्चुअल या रियल बेस पे आराम से मिल सकती है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आयोजित करवा रहा है, ठीक है? ये चीज अपने को याद रखनी है। नेशनल मिशन ऑन कल्चर प्रोग्रामिंग का एक ये सब स्कीम के तहत या उसके एक अंडर ये काम सारा हो रहा है, उसका एक कंपोनेंट है, ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है? व्हाट इज नेशनल मिशन ऑन कल्चरल प्रोग्रामिंग? तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बताया है। तो ये डॉक्यूमेंट इंडियाज कल्चरल हेरिटेज की बात करता है, विलेज को सेल्फ रिलायंट बनाने की बात करता है कि भाई ये इसमें, ये इसमें, ये है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। मिशन मैंडेट क्या है ये देख लो। मिशन मैंडेट क्या है ये भूल गए ना तुम? मिशन मैंडेट पढ़ाई नहीं भूलोगे कैसे? टू क्रिएट ए नेशनल डाटाबेस थ्रू कल्चरल मैपिंग विद एड ऑफ एक्सटेंसिव ग्राउंड सर्वेज एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो नेशनल डाटाबेस बनाएगा कल्चरल मैपिंग के माध्यम से, जहां पे एक्सटेंसिव ग्राउंड सर्वे और डॉक्यूमेंटेशन करेगा। तो जो भी देश की एक कल्चर है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करना, उसको सेफ गार्ड करना, ये सारा काम नेशनल मिशन मैंडेट के तहत होगा। ओके गाइस, स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, जब मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर करा रहा है तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी, ये चीज अपने को याद रखना। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देगा और मैक्सिमम ग्रांट 1 करोड़ रुपए ये दे सकता है, ठीक है गाइस? कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्ट ग्राम, तो वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज के लिए मिलेगा। मैक्सिमम ग्रांट 5 लाख है, जो 20 लाख तक एक्सेप्ट आप बढ़ा सकते हो। हिमालयाज में भी कल्चर आपको प्रमोट करनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ज्यादा इसमें बकवास में पढ़ो मत। सबके नाम में लिखा हुआ है, जैसे बुद्धिस्ट तिब्बतन तो बुद्धिस्ट तिब्बतन, ठीक है? बिल्डिंग ग्रांटिंग इंक्लूडिंग स्टूडियो थिएटर के लिए, कल्चरल इंटरफेस के लिए। ये किसके लिए? एलाइड कल्चरल एक्टिविटीज के लिए, जैसे ऑडियो विजुअल स्पेक्टेकल फॉर कल्चरल एक्टिविटीज। ये इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के साइड के लिए है। तो ये चीज अपने को यहाँ से याद करनी है, ठीक है? ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, फिजिकल डेफिसिट एंड इट्स मैनेजमेंट। टॉपिक तो इकोनॉमी से जाना पहचाना लग रहा है। फिजिकल डेफिसिट कोई दिक्कत? ठीक है, बात करते हैं कि फिजिकल डेफिसिट और इट्स मैनेजमेंट का क्या कंसेप्ट है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, इसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। पढ़ा होगा ना सबने फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए अपना, ठीक है? तो सब पे बात करनी है। तो इंडिया का फिजिकल चैलेंज है, और इंटरिम बजट में बोला गया है कि इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है वो हमें 5.1% तक रिड्यूस करना है 2025 की जीडीपी में, ठीक है? फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट मान लो कुछ खर्चा कर दी है और कुछ कमा दिया है। अगर गवर्नमेंट कम दी है खर्चा, यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया है, तो वो होगा फिजिकल डेफिसिट। यानी कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है जब उसके एक्सपेंडिचर की बात करी जाए तो, ठीक है? अब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है और उसने पैसा ज्यादा खर्च करना है, तो वो क्या करेगी? वो बोरो मनी, यानी कि वो उधार लेगी या फिर अपने जो एक बोलते हैं ना उस प्राइवेटाइजेशन, डीप्राइवेटाइजेशन, ठीक है, उस कंसेप्ट में वो क्या करेगी? प्राइवेटाइजेशन के तहत अपने कुछ एसेट्स, अपने कुछ शेयर्स, इन चीजों को बेचेगी, सेल करेगी, उससे उसे पैसा मिलेगा तो पैसा फिर तो क्या ही दिक्कत है? ना सरकार को दिक्कत, ना तुम्हें दिक्कत, फिर नौकरी मिलेगी तुमको, फिर नौकरी मिलेगी तुम बन जाओगे आईएएस ऑफिसर। इंपोर्टेंट सोर्स क्या है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का? टैक्सेस जो है वो इंपोर्टेंट सोर्स है, ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है? और
वायलेट्स टोटल रेवेन्यू एस्टिमेटेड टू बी, तो जो टैक्स रिसिप्ट्स है वो 26.02 लाख करोड़ के आसपास आने वाली है। When गवर्नमेंट रन से फिजिकल सरप्लस इट्स रेवेन्यू एक्सीड एक्सपेंडिचर, जब फिजिकल सरप्लस होगा तो खर्चा कम कमाई ज़्यादा, डेफिसिट होगा तो कमाई कम खर्चा ज़्यादा, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। हालांकि ऐसा कम ही होता है कि गवर्नमेंट के पास फिजिकल सरप्लस हो। गवर्नमेंट ने कितना बोला है कि हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए, ये भी चीज़ अपने को याद रखनी है। तो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था कि फिजिकल डेफिसिट 4.5% से कम होगा 2025-26 में, ये बजट 2021-22 में उसने अनाउंस किया है। लेकिन अब उसने रिवाइज कर दिया, तो उसने बोला है कि 2023-24 में 5.8% होने वाला है। फिजिकल डेफिसिट एंड नेशनल डेब्ट। नेशनल डेब्ट इज द टोटल अमाउंट मनी दैट गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री ओज इट्स लेंडर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। आज अगर मैं तुमसे पूछूं कि आज के दिन सरकार पे कितना लोन है, तो आज के दिन जो सरकार पे लोन है वो नेशनल डेब्ट में आ जाता है। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। गवर्नमेंट डेब्ट में क्या क्या आ जाता है, लायबिलिटीज आ जाती है, जैसे आपसे पैसा ले लिया, डोमेस्टिक एक्सटर्नल लोन आ जाते हैं, और बहुत सारी ऑब्लिगेशंस जैसे स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड, स्पेशल सिक्योरिटीज, ये सारे गवर्नमेंट डेब्ट में आ जाते हैं। ये चीज अपने को याद रखनी है। लायबिलिटी में इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट दोनों आते हैं, ये भी चीज अपने को याद रखनी है। ठीक है, ठीक है गाइस, समझ आता है कि नहीं आता? It usually the amount of debt that has a government has accumulated over many years of running physical deficit and borrowing to the bridge deficit. The higher government's physical deficit as share of GDP lies likely its lenders will be paid back without trouble. देखो, अगर आपको दिख रहा है कि भाई गवर्नमेंट की जीडीपी फिजिकल डेफिसिट में चल रही है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, तो निश्चित रूप से जिसने आपको पैसा दिया आप उसे पैसा नहीं दोगे, तो यानी कि इससे दिक्कत किसकी होगी, जिसने आपको पैसा दिया है। इसीलिए फिजिकल डेफिसिट एक क्राइटेरिया है कि आपको नया पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नया पैसा किस पे भी आधारित होता है, आपके फिजिकल डेफिसिट पे, कि आपको एक्सटर्नल बोरिंग वगैरह मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये चीज़ अपने को याद रखना है। यार मैंने ना कल इसके लिए दोबारा रिकमेंड किया था कि मृणाल पटेल सर की बजट पे 3 वीडियो आई हैं, वो देख लो, अच्छी वीडियो है। यहाँ से ज़्यादा कहीं समझ आएगा, क्योंकि उसमें ना एक पूरी सीरीज वाइज हुआ है। यहाँ पे क्या है, कल एक न्यूज आई, आज एक न्यूज आ गई, कल एक न्यूज आएगी, तो यहाँ ना फ्लो टूटता है। ठीक है, लेकिन न्यूज आई है तो पढ़ना हमारा कर्तव्य है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ट्रेंड्स इन नेशनल डेब्ट क्या है, तो द डेब्ट जीडीपी रेशियो जो है, अच्छा डेब्ट जीडीपी रेशियो है 84.4% 2003-04 में, और आज कितना है डेब्ट जीडीपी रेशियो हमारा, वो है 82.4% के लगभग हो जाएगा 2024-25 में। डेब्ट जीडीपी रेशियो का मतलब, जैसे मान लो डेब्ट है, ठीक है, ये जीडीपी है, ये डेब्ट है और ये जीडीपी है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर मान लो 8240 रुपए हैं और 100 रुपए आपकी जीडीपी है, तो आपने इतने का कर्जा लिया हुआ है, आपने इतने का कर्जा लिया हुआ है। अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो 2 जीरो यहाँ जाएंगी, हो जाएगा 82.40, यानी कि 100 रुपए की जीडीपी पे आपने 8240 रुपए का कर्जा ले रखा है। ये है आपका डेब्ट जीडीपी रेशियो। समझ लो कितना कर्जा ले रहा है हम, कितना ले रहा है ये देखो। ठीक है, तो ये चीज अपने को याद रखनी है। अपने गवर्नमेंट का डेब्ट क्या है, लगातार देखो, पहले घटा बढ़ा, फिर घटा घटा घटा, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। ठीक है, तो डेब्ट अगर पूछ ले, 5 साल में लगातार बढ़ा, गलत बात, 5 साल में लगातार घटा, गलत बात, 5 साल में ऊपर नीचे रहा, सही बात। ठीक है, आप सिंगल हो, सही बात है ना। तो ये डेब्ट का रिलेशन है। तो डेब्ट जीडीपी रेशियो जो है वो ऊपर नीचे चलता रहता है। सेंट्रल इंटरेस्ट एंड कैपिटल स्पेंडिंग, अब वो पूछ ले कि पिछले 5 साल में जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, इंटरेस्ट वो कम हुई है लगातार, क्या गलत बात है, लगातार कम हुई है, बढ़िया, कम हुई है, बढ़िया है। ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार कम हुआ है, क्या गलत बात, कम हुआ है, बढ़ा है, कम हुआ है, बढ़ा है। तो लगातार तो बहुत ही कम होता है कि लगातार कोई काम हो, ये चीज अपने को याद रखना है। हाँ, एक और चीज, फिजिकल डेफिसिट में ना बोरोइंग को घटा देते हैं, बोरोइंग को घटा देते हैं, वरना फिर बजट डेफिसिट में क्या अंतर रह जाएगा अगर आपने बोरोइंग को ऐड कर लिया तो। ये चीज अपने को याद रखनी है। ठीक है, बजट डेफिसिट भी तो होता है एक टर्म। तो फिजिकल डेफिसिट में आपने बोरोइंग को घटानी है, जो आपने पैसा उधार लिया है वो फिजिकल डेफिसिट में ऐड नहीं करना। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या है, पहले जितना आपके पास रेवेन्यू का आया पैसा, फिर रेवेन्यू का जितना गया वो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो मैंने आपको समझा ही दिया, टोटल डेब्ट ऑफ ए कंट्री, टोटल जीडीपी ऑफ ए कंट्री। ठीक है, ये चीज है। गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट को अपने कैसे कंप्लीट करेगी, बोरोइंग ले लेगी बॉन्ड मार्केट से। ठीक है, ये चीज अपने को याद रख सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसे बोलते हैं, बताओ, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बैंक किसे बोलते हैं, बैंक ऑफ बैंक्स किसे बोलते हैं,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, याद नहीं रखोगे तो पेपर में नंबर कट जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कराता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कराता है। प्राइवेट लैंडर जो है वहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में पैसा खर्च कर देते हैं, तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन कर सकता है ओपन मार्केट ऑपरेशन से। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी बनाई गई है जो हर 2 महीने में एक अपनी रिपोर्ट जारी करती है, रेपो रेट घटना चाहिए बढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। फिजिकल जो लेजिस्लेशन क्या है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है। वो बोल रहा है कि भैया जनरल डेब्ट टू जीडीपी जो है वो 60% पे ले आओ, 82% बहुत ज्यादा, देख लो कुछ हो जाए तो तुमसे, ना होगा तो तुम घर बैठो, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। और कैसे 60% वो कैसे तोड़ दिया, 40% सेंटर का, 20% स्टेट का, ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट से क्या होगा, यानी कि आपके पास मान लो कर्जा बढ़ता जा रहा है, आपके पास दिक्कत क्या आ जाएगी, इन्फ्लेशन की क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब खर्चा बढ़ता जा रहा है, सरकार क्या करेगी, आपसे पैसे लेगी, यानी कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई का एक मिसमैच हो जाएगा, तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन का ध्यान रखना, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। फिजिकल डिसिप्लिन इंप्रूव रेटिंग, आपकी रेटिंग घट जाएगी, आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट का मैनेजमेंट निश्चित रूप से सही नहीं हो पाएगा। फिर जो सरकार है, बैंक रन एक कंसेप्ट आता है कभी कभी, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट जो है वो टेक प्लेस कर सकते हैं, तो ये थोड़ी दिक्कतें होने वाली हैं, ये अपने को याद रखना है। कोई इंपोर्टेंट न्यूज है क्या, अभी तक मुझे ऐसा नहीं है जो मैं आपको याद करवाऊँ, यार बहुत कॉमन चीज़ है, सबको याद है, ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है जो जबरदस्ती भाई घुसाओ दिमाग में, ठीक है, ऐसा कुछ है भी नहीं। What can be done to manage फिजिकल कंसोलिडेशन आपने, एक फिजिकल कंसोलिडेशन होता है, एक फिजिकल स्टिमुलस होता है, ठीक है। स्टिमुलस तो हालांकि सही टर्म नहीं है, लेकिन स्टिमुलस में क्या होता है, जब इन्फ्लेशन होता है सरकार ने पैसा, जैसे 20,000 करोड़ आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत आया, तो फिजिकल स्टिमुलस था। फिजिकल कंसोलिडेशन में क्या होता है कि आप अपना जो एक्स्ट्रा खर्चा है आप उसे कम करोगे और निश्चित रूप से अपने खर्चों की तरफ ध्यान दोगे, और जो एक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो से भी आप कम करने की ओर काम करोगे। एनहेंसिंग रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, आप टैक्स बढ़ाओगे, ठीक है, आप टैक्स सही से लोगे, या कुछ रेवेन्यू सोर्स को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि भाई अब इस चीज से भी टैक्स आएगा, ये चीज आप कर सकते हो। रेशनलाइजिंग एक्सपेंडिचर, मैंने बताई थी आपको, एक्सपेंडिचर को रेशनलाइज करो। डेब्ट मैनेजमेंट सर्विस बता दो कि भाई डेब्ट मैनेजमेंट सर्विस है कि पैसा लेके आओ, जाओ उगाही करके लाओ, सरकार बोल दिया जाओ घर से उगाही करके लाओ, कुछ भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो सकते हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह, स्ट्रक्चरल बोटलनेक वगैरह, ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था नहीं, बस कर लिया, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, करना था अपने को, अपने ने कर लिया। फिजिकल डेफिसिट एक्सक्लूड बोरोइंग, गवर्नमेंट का खर्चा माइनस गवर्नमेंट की आमदनी, ये ध्यान रखना। बोरोइंग को फिजिकल डेफिसिट में ऐड नहीं करते हैं, इस चीज से दूर मत भागना, ठीक है, समझ गए। और तो फिजिकल डेफिसिट इंडिया में कितना है, लगभग 82 से 86% के बीच होने वाला है। इंडिया में 82% की बात चल रही है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, डेब्ट बटे जीडीपी रेशियो, सॉरी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होने वाला है 82-86%। फिजिकल डेफिसिट तो हम 5.8% पे लाने वाले हैं, ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। और बोलो फिजिकल डेफिसिट से, फिजिकल डेफिसिट क्या लगातार कम हुआ, नहीं, कम हुआ बढ़ा घटा। इंटरेस्ट पेमेंट सरकार का कम हुआ, नहीं, कम हुआ घटा बढ़ा। क्या सरकार का कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हुआ, नहीं, कम हुआ घटा बढ़ा। तो यानी कि कोई भी एक परमानेंट साइकिल नहीं है, कभी कम होता है कभी बढ़ता है, इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। मैसेज भेजा आपने, अभी नहीं भेजा तो भेजो, ठीक है, किसको, तुम्हें पता होगी। ओडिशा इज टू सेट टू अनवील द बर्ड्स फर्स्ट मेलानिस्टिक टाइगर सफारी नियर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास। तो अब एक क्वेश्चन तो ये बन गया, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ओडिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, बर्ड का फर्स्ट मेलानिस्टिक सफारी पार्क बन रहा है, टाइगर सफारी बन रहा है, ये चीज अपने को याद रखनी है। तो ओडिशा विजन फॉर मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, ये देख लो पहले मेलानिस्टिक क्या है, मेलानिज्म या मेलानिस्टिक क्या है, ये जेनेटिक कंडीशन है, जिसकी वजह से मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जो आपके शरीर को ब्लैक या ब्लैक स्किन जैसा कर देती है, ये चीज अपने को याद रखना है, ठीक है। फेदर हेयर इन एनिमल्स, ये चीजें आ जाती हैं, समझे, ये पूछ लेगा। मेलानिज्म गाइस, मेलानिज्म रिसेंटली सीन इन न्यूज इज टर्म रिलेटेड टू, हम कहेंगे मेलानिज्म ना कुछ ना मेलन्यूट्रिशन से रिलेटेड है, अबे नहीं, वो आपके स्किन को काली करेगा, उससे रिलेटेड है, समझो, ठीक है, याद रखना ये।
रॉयल बंगाल टाइगर सिम्लीपाल जो है वो डिस्टिंक्टिव लिनिएज है, एलिवेटेड मेलानिन लेवल्स तो उसमें होता है मेलानिन लेवल्स, ये आप याद कर सकते हैं। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के हिसाब से सिम्लीपाल टाइगर रिजर्व में 16 टाइगर थे और 10 उसमें से मेलानिस्टिक रेट को दिखा रहे थे। लोकेशन ऑफ सफारी धनबाद बालासोर नेशनल हाईवे पे, तो ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं न्यूज में, बस मेलानिस्टिक की चीज याद रखनी है। नंदाकानन जू से ये जो मेलानिस्टिक टाइगर है ये रेस्क्यू किए जाएंगे और इनको ओपन एनक्लोजर रखा जाएगा सफारी में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि अवेयरनेस बढ़ाओ, ठीक है। अप्रूवल कौन देगा? सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये चीज अपने को याद रखनी है। एक चीज देख लो, ऑरेंज विद ब्लैक और ब्राउन स्ट्राइप, दिस इज मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली रिकॉग्नाइज्ड टाइगर, सबने जैसा टाइगर देखा है, ठीक है, वो वाला टाइगर, ठीक है, तो वो तो है ही नॉर्मल टाइगर। व्हाइट टाइगर क्या होते हैं? तो ये सेपरेट सबस्पीशीज कंसिडर नहीं की जाती, लेकिन दिक्कत क्या है, व्हाइट टाइगर जो होते हैं वो ल्यूसिज्म की वजह से होते हैं, ठीक है। ये जेनेटिक कंडीशन है जिसमें पिगमेंटेशन एनिमल में घट जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन सफेद पड़ जाती है, ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। गोल्डन टाइगर क्या है? गोल्डन टाइगर एक जीन है वाइड बैंड, इसकी वजह से होता है, उसका कलर गोल्डन पड़ जाता है और ये मेलानिन प्रोडक्शन को कम करती है ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ हेयर ग्रोथ, और ये स्पॉटेड हुआ था काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका असम में। बताओ सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये चीज बताओ मुझे। अच्छा चलो बताओ भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? दोनों किसमें? ओडिशा में। दोनों किसमें? ओडिशा में, ठीक है। अच्छा बताओ गाहिर माथा बीच कहाँ पे है? गाहिर माथा बीच, गाहिर माथा बीच, गाहिर माथा बीच, ये भी किसमें? ओडिशा में। किसके लिए फेमस है बताओ? ओलिव रिडले टर्टल। किसके लिए फेमस है? ओलिव रिडले टर्टल। ये चीज अपने को याद रखनी है जय माता दी करते हुए, ज्यादा दिमाग मारना नहीं इसमें, ठीक है। चलो जी, ये टाइगर दिख रहा है आपको नॉर्मल। व्हाइट टाइगर किसकी वजह से होता है? ल्यू से। किसकी वजह से? ये चीज याद रखनी है। ये व्हाइट स्टेपलेस टाइगर है। गोल्डन किसकी वजह से होता है? वाइड बैंड। गोल्डन किसकी वजह से होता है? वाइड बैंड। और ये ब्लैक किसकी वजह से होता है? मेलानिन। मेलानिन या मेलानिस्टिक टाइगर जो होते हैं, इनकी वजह से ये चीज अपने को याद रखनी है, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। ये टाइगर के बारे में, टाइगर की अगर मैं स्टेटस की बात करूं तो एक चीज देख लो, 13 जो टाइगर रेंज है वो इंडिया में मिलती है। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रसिया भी है, रसिया भी है, रसिया भी है। इंडिया में रसियन कम मिलती है लेकिन रसिया है। चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ठीक है, ये याद रखना है। और एज पर लेटेस्ट IUCN टाइगर हैज गॉट एक्सटेंट, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में टाइगर एक्सटेंट हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड टाइगर क्या है? एंडेंजर्ड। एलिफेंट क्या है? एंडेंजर्ड, ठीक है। ये चीज अपने को याद रखनी है, भूल मत जाना है ना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टाइगर टी क्लोज टू कैंपेन किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड वाइड फंड से इसने लॉन्च की, टाइगर 2 टाइम्स। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च। टाइगर सेंसस 4 साल में कराया जाता है। टाइगर की इंडिया में पॉपुलेशन, इंडिया के पास 3167 टाइगर है, 3167 टाइगर है, ठीक है। और सबसे ज्यादा टाइगर सेंट्रल इंडिया में मिलते हैं। रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो यूपी में लेटेस्ट है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में लार्जेस्ट है, और ओरांग जो टाइगर रिजर्व है वो सबसे कम है। ये चीज अपने को याद रखनी है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? ओडिशा में। वेजिटेशन इसकी मोस्ट मिक्स डिसिडियस फॉरेस्ट है। बाकी तो इसमें सांबार, चीतल, बार्किंग डियर, गौर, माउस डियर सब मिलते हैं। मगर क्रोकोडाइल प्रोडक्शन भी मिलती है, और ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में भी ऐड है। ये चीज अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड, फेमस है थोड़ा सा, और देख लो किस किस को मिलता है। तो शक्ति एक फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप है जिसमें तबला मास्टर जाकिर हुसैन और सिंगर शंकर महादेवन है। तो ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। क्या बजाते हैं ये? तबला वबला, एक म्यूजिक कंपनी है इनकी शक्ति, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। याद हो जाएगा, एक शंकर है, एक जाकिर हुसैन है, इस चीज से आप याद कर सकते हो। तो इनका थर्ड जो शक्ति है, इनका थर्ड स्टूडियो एल्बम हुआ था दिस मूवमेंट, दिस मूवमेंट। इसके लिए क्या मिला है इन्हें? ग्रैमी अवार्ड। इसके लिए क्या मिला है इन्हें? ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है अपने को, आ जाएगा पेपर में वन लाइनर में, देखते रह जाएंगे हम ऊपर। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड मिला होगा डॉगी के लिए। ग्रैनी तो डॉगी का नाम होता है, ग्रैमी नहीं, नहीं ग्रैनी तो मैंने गेम खेला हुआ है, बूढ़ी अम्मा वाला, भूत वाला, उस गेम के लिए अवार्ड मिला है। अबे नहीं, ग्रैनी अवार्ड मिला है शक्ति के लिए। शक्ति ने प्रोजेक्ट बनाया, शक्ति ने एक प्रोजेक्ट बनाया। क्या बनाया? शक्ति ने प्रोजेक्ट बनाया दिस मूवमेंट, दिस मूवमेंट।
और ये किसके सहायता से बनाया है? बनाया है उन्होंने दो, जाकिर हुसैन, शिवशंकर शंकर महादेवन, इनकी हेल्प से प्रोजेक्ट बनाया। तो ये याद रखना है, भूलना नहीं है। ग्रैमी अवार्ड कहाँ का अवार्ड है? ग्रैमी अवार्ड कहाँ का अवार्ड है? तो ग्रामोफोन अवार्ड है, यूएस का अवार्ड है, नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंस की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। 1959 में शुरू हुआ। गोल्डन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रामोफोन इसमें दिया जाता है। ठीक है। शक्ति कंपैरिजन, जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, इनको ये अवार्ड मिला है। गणेश राजगोपालन, इनको सबको ये अवार्ड मिला है दिस मूवमेंट के लिए। ठीक है। इसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों जो है ट्रेडिशन की बात है। जाकिर हुसैन को कितने मिल चुके हैं? 2 ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं, ध्यान रखना, 2 ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है। उनकी पेस्टो ग्लोबल परफॉर्मेंस के लिए और एज वी स्पीक उनके इंस्ट्रूमेंटल एल्बम के लिए, ये याद रखना है। ठीक है। तो बाकी तो सब चीजें आपको याद रहेंगी जाकिर हुसैन के नाम पे। बताओ ये किसने बनाया? ये क्रिस्टल अवार्ड कौन देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। ये भी चीज अपने को याद रखनी है। ग्रीन प्रपल्जन सिस्टम, प्रपल्जन आप समझते हो? आप बाइक लेके जाते हो तो उसके इंजन में अंदर प्रपल्जन होता है, इंटरनल प्रपल्जन सिस्टम। ठीक है। पेट्रोल जल रहा है, एनर्जी बन रही है, आपकी बाइक चल रही है। इस टाइप का ग्रीन प्रपल्जन सिस्टम भी बनाने की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है। ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड डीआरडीओ इसे बनाने की कोशिश कर रहा है और ये प्योलर सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च C-58 में लगाया गया। ठीक है। ये याद रखना है अपने को। तो ये पोटेंशियल है, नया नया पोटेंशियल उभर के आ रहा है मेक इन इंडिया इनोवेशन के तहत। डिफेंस एरोस्पेस में आप ये लगा सकते हो। ठीक है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। स्टार्टअप एमएससी में लगा दो। और तो इसमें यह है कि भाई आपने जो ग्रीन में क्या होता है कि नॉन टॉक्सिक, आपका देखो क्या है इसका रिलेटेड रिलेशन किससे है कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो है वो नॉन टॉक्सिक और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रपोजन सिस्टम करेगी ऑर्बिट लो ऑर्बिट्स के लिए। ऐसा नहीं है जैसे हाइड्रोनाइज बेस्ड प्रपोजन सिस्टम करते हैं। तो ध्यान रखना है ग्रीन है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कम ही होगा। एक लाइन में बात करता हूँ। ठीक है। ग्रीन प्रपोजन सिस्टम क्या करता है? प्रपोजन का मतलब होता है कोई एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वो उस चीज को आगे जाने को फोर्स करेगा। मोटरसाइकिल में होता है जब आप ऊपर रॉकेट वॉकेट छोड़ते हो। ठीक है। उसमें भी यही चीज होती है। तो सब ग्रीन प्रपोजन सिस्टम इससे रिलेटेड है। इसरो की बात करें तो इसरो भी जो है एक इको फ्रेंडली सॉलिड प्रोपेलेंट बेस्ड बना रहा है ग्लाइसोडाइल एजाइड पॉलीमर पे, एमोनियम डाइनाइट्रामाइड पे। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। PSLV C-58 मिशन की बात करें जिसमें ग्रीन मिशन लगाया गया, तो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है एक्सपोसैट। कोई पूछे एक्सपोसैट किससे लॉन्च की गई? तो ये ध्यान रखना PSLV C-58, PSLV C-58, ये चीज याद रखनी है। ठीक है। बोलनी नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इसमें कुछ एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ब्लैक होल रीजन सबको पढ़ेगा। यही अकेला है बस जो सबको पढ़ेगा। अगली न्यूज पढ़ते हैं। मनाती गैदरिंग एट फ्लोरिडा पार्क। तो देख लो यार, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। ब्लू स्प्रिंग स्टेट पार्क फ्लोरिडा USA रिपोर्टेड ए गैदरिंग ऑफ 1000 मनातीस। वो पूछ ले मनाती रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। अब बताते रहना फिर किससे रिलेटेड है ये। ठीक है। तो देखते रहो कि ये मनाती किससे रिलेटेड है, ये चीज अपने को देखनी है। मनाती है सी काउस, मनाती है सी काउस। ठीक है। ये चीज अपने को याद रखना है। ये एनिमल है, सॉलिटरी एनिमल है, ये सॉलिटरी एनिमल है। ठीक है। ये चीज अपने को याद रखनी है कि मनाती किससे रिलेटेड है। तो क्या हुआ, मनाती ये फ्लोरिडा पे क्यों पहुंच रही है? फ्लोरिडा करंट के पास क्यों पहुंच रही है? फ्लोरिडा रेंज के पास क्यों पहुंच रही है? क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, सी ग्रास डिक्लाइन हो रही है ड्यू टू एल्गी ब्लूम ऑन फ्लोरिडा कोस्ट एंड टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटरक्राफ्ट कोलिजन की वजह से ये वहां पे मैनाटीज जो है गैदरिंग हो रही है। ठीक है। ये चीज अपने को याद रखना है। मैनाटीज आर सॉलिटरी एनिमल, सी काउज, डगोंग, मैनाटी, ये सारे जो स्पीशीज बिलोंग टू द हर्बिवरस डंगोडाइट फैमिली, इस फैमिली से रिलेट करता है। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है। मैनाटीज की शक्ल ये देख लो गाइस, ये देख लो। ठीक है। अगर वो मान जाए आज तो उसकी अच्छी शक्ल, ना माने तो ऐसी शक्ल। वो मान जाए आज तो अच्छी शक्ल, ना माने तो ऐसी शक्ल। ठीक है। भेज देना फोटो। Manatees dwell in zones such as Caribbean, Gulf of Mexico, Amazon, East and West Africa, Dugong and inhabit coastal region of Indian and Pacific। तो मैनाटीज जैसे अपने यहाँ पे डगोंग मिलती है ना, ऐसे ईस्ट वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, वहाँ पे मैनाटीज मिलती है। बस इतना याद कर लो। अपने यहाँ पे डगोंग जैसे मिलती है ऐसे वहाँ पे मैनाटीज मिलती है। सी काउ है। IUCN स्टेटस क्या है? वनरेबल है, वनरेबल है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है। एंशिएंट सुबी का पेंटिंग, एंशिएंट सुबी का पेंटिंग किससे रिलेटेड है? मणिपुर। पूछेगा भैया मणिपुर इतना न्यूज में रहा है। ठीक है। केबिल लामजाओ पार्क, ठीक है, सारे फ्लोटिंग नेशनल पार्क सारे मणिपुर से रिलेटेड है। तो याद कर लो, मणिपुर मिजोरम, मणिपुर। ठीक है। तो ध्यान रखना है मणिपुर में मैती कम्युनिटी है और जिसकी क्या पेंटिंग है? सुबी का।
मणिपुर इस बार इतना शुभ का है, इतना रोया है कि इसीलिए वहां पे सुबिका पेंटिंग आ गई। समझ रहे हो, ऐसे याद कर लो। सुबकने का मतलब होता है रोना, धीरे धीरे रोना। तो सुबिका पेंटिंग है। तो सुबिका से रिलेटेड अगर कोई भी चीज आपको दिखे तो वो मणिपुर में, ये चीज अपने को याद रखना। ये हैंडमेड पेपर पे बनाई जाती है, मेटल फुल मैन्युस्क्रिप्ट। देखो ऐसे बनाई जाती है, ये ओम ओम लिख के अच्छी सी ये ऐसे पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, गिफ्ट दे देना, ये गिफ्ट दे देना, ये वाला हो सकता है कुछ आपका बन जाए, वरना वैसे तो कुछ होना नहीं है। चाइल्ड सेफ्टी पोर्टल्स बनाए गए हैं, ये याद रखो यार। घर, गो होम पोर्टल किससे, घर जो पोर्टल है किससे रिलेटेड है, घर, चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड है। गो होम रीयूनाइटेड पोर्टल, जो बच्चे अपने घर वालों से बिछड़ गए उन बच्चों को दोबारा उनसे मिलाया जाएगा, तो ये चाइल्ड सेफ्टी पोर्टल के तहत ये काम हो रहा है। बस इतनी चीज आपने चाइल्ड पोर्टल पे याद रखनी है। CLE, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस। अटॉर्नी जनरल आपको पता है वकील होते हैं, सरकारी वकील होते हैं, सरकारी वकील काम करते हैं, सरकारी वकील की तरह काम करते हैं। सरकारी वकील नहीं होते, सरकार का वकील जो सरकार का केस लड़ते हैं। ठीक है, और सेंटर के होते हैं अटॉर्नी जनरल, और सॉलिसिटर जनरल जो है वो स्टेट के होते हैं। ये चीज अपने को याद रखनी है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है वो पार्लियामेंट का भी हिस्सा होता है, ये भी आपने याद रखना है। अटॉर्नी जनरल जो है वो पार्लियामेंट का भी हिस्सा होता है, ये चीज भी आपने याद रखनी है। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की, अच्छा नहीं कट रहा, रुको रुको रुको, एक मिनट। हाँ भाई, तो क्या था ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करिएगा आप, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। ठीक है यार, अगर ये नहीं बोलूँगा तो आपको फील आएगी कि आपने वीडियो यूट्यूब पे देखी, नहीं आएगी ना, तो फील लो पहले कि वीडियो यूट्यूब पे ही देखी है। फिर उसके बाद लाइक करो, फिर उसके बाद शेयर करो, और अगर मन कर जाए दुखी मन से, सोते सोते कैसे भी, तो कमेंट कर दो, तो कमेंट कर दो कुछ भी अच्छी सी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।